Hello guys, this is MD Murtazalam, UPSC CSE candidate, and welcome back here. Today we will study chapter 1 of class 6 civics book, okay, NCRT, and the book is this, okay, and chapter 1 is this one we will study. And sorry we don't have a smart board right now, but I will make sure कि मैं आपको simple language में समझाता चला जाऊँ कि स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़े, okay. And so let's begin it. Chapter 1 is understanding diversity. डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी में कहने का मतलब होता है विविधता, डिफरेंसेस, लाइक जो हमारे ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब में चेंज आता है, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम ए मुस्लिम, कोई सुन रहा होगा वो हिंदू होगा, दूसरा कोई सुन रहा बुद्धिस्ट होगा, दूसरा कोई होगा वो क्रिश्चियन होगा, तो विविधता होता है. फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, इफ समवन इज लिसनिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, तो एक विविधता हो गया, डिफरेंस हो गया, उसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं. ओके, एंड अगर अपने अपने क्लासरूम में भी देखोगे तो आपके क्लासरूम में भी काफ़ी सारा डिफरेंसेस लोगों के बीच में दिख जाएगा, विविधता दिख जाएगा, डाइवर्सिटी दिख जाएगा. लाइक कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ज़्यादा गोरा है, कोई कम गोरा है, इस तरीके से कोई लड़का है, कोई लड़की है, किसी का रिलीजन कुछ है, किसी का रिलीजन कुछ है, तो सब कैसे डाइवर्सिटी को दिखाता है छोटे लेवल पर, मतलब क्लासरूम लेवल पे वो डिफरेंसेस हो गया, डाइवर्सिटी हो गया. अब स्टेट लेवल पे चले जाओ, थोड़ा उसको ऊपर नेशनल लेवल पे चले जाओ, तो हम लोग नेशनल लेवल पे पूरा डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. देखिए देयर इज ए स्टोरी, ओके, एक स्टोरी यहाँ पर दिया हुआ, मेकिंग फ्रेंड्स. अगर आप स्टार्ट करोगे चैप्टर डिफरेंसेस, तो यहाँ पर मेकिंग फ्रेंड्स करके एक हेडिंग दिया हुआ, उसमें क्या बताता है, उसमें दो दोस्तों की स्टोरी के बारे में बात कर रहा, समीर वन एंड समीर दो. समीर वन जो है वो साइकिल रास्ता से जा रहा होता है, एक रोड पर जा रहा होता. समीर दो जो है वो रोड पर सड़क पर अखबार बेचता है, न्यूज़पेपर बेचता है. ओके, समीर वन जो है वो पढ़ा लिखा है, पढ़ने वाला बच्चा है, स्कूल जाता है, अच्छे फैमिली को बिलोंग करता है. ऑन द अदर हैंड समीर दो जो है नॉर्मल गरीब के बच्चा है, उसके पास पढ़ने के लिए एजुकेशन नहीं, तो वो इनफैक्ट खाने की भी दिक्कत है, इसलिए वो सिंपल न्यूज़पेपर बेचता है और उससे पैसे कमाता है. ओके, धीरे धीरे करके दोनों में दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं, क्या है नहीं है वो जानते हैं, रिलीजन जानते हैं, पता चलता है कि एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक अमीर घर से, एक नॉर्मल फैमिली से है, एक स्कूल जाता है, एक नहीं जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है. ओके, ये हालांकि दोनों का नाम सेम है, दोनों बॉय है, मतलब कुछ चीज़ें जो यहाँ पर देखो कॉमन है, बोथ आर बॉयज, बोथ आर फेयर, बोथ आर से मेल. सो कहने के बाद ये दोनों का नाम भी सेम है, समीर समीर, बट डिफरेंसेस है, लाइक उनका लिविंग कंडीशन में, लाइक वो स्कूल जाते हैं कि नहीं, लाइक वो क्या खाते हैं, लाइक वो किस तरह से पहनते हैं, लाइक उनका मदर टंग क्या है, वो सारा में चीज़ में डिफरेंसेस होता है. ओके, उनको किस लैंग्वेज ज़्यादा फैमिलियर हैं. एक फॉर एग्जांपल जो अच्छे घर से आ रहा समीर वो इंग्लिश में ज़्यादा फैमिलियर है, जो समीर उतना अमीर नहीं है वो हिंदी में ज़्यादा फैमिलियर है, तो इस हिसाब से डिफरेंसेस हो गया. ओके, इसके बारे में बात करते हैं. एंड यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई हैं, लाइक समीर टू, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी में अंतर. अगर आप बोलोगे सर डाइवर्सिटी तो फिर कुछ भी हो सकता है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं, कोई स्कूल जाने के लिए पैसा है, अच्छे खाने खाने के लिए पैसा दूसरे के पास नहीं, ये भी तो डाइवर्सिटी है. तो नो, ये डाइवर्सिटी नहीं होगा, ये इनइक्वालिटी होगा. डाइवर्सिटी में इनइक्वालिटी में अंतर होता है. इनइक्वालिटी कहने का मतलब है किसी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा जो उसको मिलना चाहिए, वो अगर अपॉर्चुनिटी का कमी होता है इनइक्वालिटी हो जाएगा. ओके, रिसोर्सेज का कमी हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल एक राजू है एंड एक श्याम है. सपोज राजू अमीर है, राजू के पास पैसा है, वो सब कुछ कर सकता है, नॉर्मल जो बॉय होता है. ऑन द अदर हैंड श्याम जो उसके पास पैसा कमी, वो स्कूल नहीं जा सकता, उसके पास अच्छे खाने को नहीं, अच्छे पहनने को नहीं, अच्छे लाइफ स्टाइल नहीं मेंटेन कर सकता. तो ये डाइवर्सिटी नहीं हुआ, ये इनइक्वालिटी हुआ, कमी. ओके, कमी हुआ, इनइक्वालिटी, क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज, मौका इसको नहीं मिल पा रहा है स्कूल जाने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छा कपड़ा पहनने का. ऑन द अदर हैंड राजू हैज़ ऑल दोज थिंग्स है. तो डाइवर्सिटी वहाँ होता है जो ऐसे नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है, जो कि अपॉर्चुनिटी, मौका या फिर रिसोर्सेज में कमी नहीं पैदा कर रहा होता. फॉर एग्जांपल आई एम इन नॉर्थ इंडिया, समवन सिटिंग इन साउथ इंडिया, तो वो डाइवर्सिटी कहलाएगा. ओके, ऑन द अदर हैंड इफ आई गो टू स्कूल इन नॉर्थ इंडिया, ऑन द अदर हैंड समवन ऑफ माई ऑफ सेम एज लाइक मी in South India, in Kerala, okay, he does not go to school. Why? Because he does not have the money. तो वो डाइवर्सिटी नहीं कहलाएगा, वो इनइक्वालिटी कहलाएगा.
मतलब कमी है उसके पास, रिसोर्सेज की कमी है उसके पास, एजुकेशन की, पैसे की, फैमिली सपोर्ट की, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी होता है, डाइवर्सिटी नहीं। डाइवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी से नहीं रोकेगा, लेकिन इनइक्वालिटी आपको अपॉर्चुनिटी पाने से रोकेगा, रिसोर्सेज से रोकेगा। रिसोर्स लाइक पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, स्कूल जाने को नहीं है, सारी चीज़ें। अनदर सिस्टम जो इनइक्वालिटी का एग्जांपल आप देख सकते हो, वो आप कास्ट सिस्टम में देखोगे। वेरी सॉरी टू से दैट कि इंडिया में कास्ट सिस्टम अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं। अब तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बट अगर आप थोड़ा एंशियंट टाइम में चले जाओगे तो कास्ट सिस्टम काफ़ी, इनफैक्ट गुप्ता पीरियड के बाद कास्ट सिस्टम काफ़ी राइज कर गया था, और वो काफ़ी गंदे तरीके से राइज किया था। क्या कास्ट सिस्टम, अगर आप ऐसे देखोगे कैसे इनइक्वालिटी प्रमोट करता है कास्ट सिस्टम। अगर आप इन कास्ट सिस्टम देखोगे तो अभी भी आप, जैसे कोई कॉबलर है किसी का पापा, तो ऐसा बोला जाता है उनके बेटा भी जो बनेंगे वो भी कॉबलर ही बनेंगे, मतलब मोची ही बनेंगे, अब दूसरा जॉब नहीं चूज कर सकते हो। किसी के पापा बार्बर हैं, तो कास्ट सिस्टम के अनुसार जिसके पापा बार्बर, उसके बेटा को भी बार्बर ही बनना है, वो कोई नया काम नहीं कर सकता है, क्लास के बाहर नहीं जा सकता, अपने कास्ट के बाहर नहीं जा सकता। वो उनका एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, अगर तुम्हारे पापा कॉबलर हैं, तुम्हारे पापा बार्बर हैं, तुम्हारे पापा नॉर्मल छोटा काम का पॉटर हैं, तुम भी पॉटर ही बनोगे। तुम किसी सर्विस, किसी और सर्विस में कि पढ़ाई लिखाई करके किसी अच्छे काम में नहीं जा सकते हो। इनफैक्ट यही कारण था जिसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था, क्योंकि उनको बोला गया था कि आपके पापा छोटा काम करते हैं, आपके फैमिली वाले, तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा। जबकि वो अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, उन्होंने डिग्री ले रखे थे, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं। इनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था कि आप वही गरीबों वाला काम करो, आप वही कास्ट सिस्टम को फॉलो करो, जिसके खिलाफ बाबा साहब ने आवाज़ उठाया था, क्योंकि वो इनइक्वालिटी था। ओके, डाइवर्सिटी नहीं था, वो इनइक्वालिटी था, उन पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था। अगर आप में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, टैलेंट है, देन यू मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अवेल द सर्विस। ओके, आपको वो अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए, आपको टैलेंट को यूज़ करने के लिए, जो कि आप सर्विस अच्छा पा सकते हो। लेकिन ज़बरदस्ती कोई बोले नहीं, आप एक ही कास्ट सिस्टम को बिलोंग करते हो तो आप उसी कास्ट सिस्टम में रहोगे, दूसरा काम नहीं चूज़ कर सकते हो, तो ये इनइक्वालिटी का एग्जांपल होता है। इनइक्वालिटी में एंड कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी में अंतर होता है, जो मैंने बताया। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज, आई मीन पेज 6। ओके, यू कैन सी हियर, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लैब्स। डाइवर्सिटी हमारे लैब्स में क्या जोड़ता, तो अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिटी हमारे लैब्स में काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ते हैं, लाइक हमारे खान पीन के तरीके में, पढ़ने लिखने में, बोलने में, ड्रेसिंग में, कल्चर में, ये सब चीज़ों में ऐड करता है, वैल्यू एडिशन करते चला जाता है, चेंजेस लेके आता जाता है, अमेंडमेंट्स करता चला जाता है ओवर द टाइम। अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, हम सब जानते हैं, पर डाइवर्सिटी आया कहाँ से? ऐसा तो नहीं था जब इंडिया सडनली बना होगा, अर्थ जब बना होगा तो इंडिया में शुरू से डाइवर्सिटी रहा होगा, ऐसा तो आया नहीं। तो एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली ये हुआ कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में फॉरेनर्स आते चले गए या इंडिया में सेटल होते चले गए, एंड फिर चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो गए, फिर चाहे वो यूरोप से हो गए, लोग आते चले गए, सेटल होते चले गए, वो लोग डाइवर्सिटी के कारण बने। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम केम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन मिशनरीज, वो कहाँ से आए थे? वो यूरोप से आए थे, तो वो लोग क्रिश्चियनिटी फैला दी इंडिया में। या फिर फॉर एग्जांपल इंडिया में बुद्धिज़्म फैला, फिर इंडिया से बुद्धिज़्म चला गया श्रीलंका में, तो वहाँ जाके डाइवर्सिटी पैदा कर दिया। ओके, तो समझ पा रहे हो, मतलब डाइवर्सिटी अपने अपने होता, लोग आते जाते हैं, मिलते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, कोई नया कल्चर बनता चला जाता है, उसी में से कुछ और एवॉल्व होता चला जाता है, इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसी तरह डाइवर्सिटी एवॉल्व होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ओके, एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं वन बाई वन। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, रिलीजन, लोगों का यहाँ के फेस ऑफ कलर वो भी डिफरेंट होता है, बोल चाल। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो आप रोटी सब्जी ये सब नॉर्मल खाते हो, साउथ इंडिया में तो आप चावल ज़्यादा खाओगे, फिश ज़्यादा खाओगे, ओशियन फूड ज़्यादा खाओगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप चले जाओगे कश्मीर वाले रीजन में तो आप सर्दी में जो कपड़ा पहना जाता है वो ज़्यादा पहनोगे, वुलन क्लॉथ्स। और द अदर हैंड अगर आप चले जाओगे केरला जैसे रीजन में जो कि गर्मी ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर कॉटन क्लॉथ ज़्यादा पहनोगे। देख रहे हो, इंडिया एक ही है लेकिन डिफरेंसेस कितना है खान पान में, तरीके में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जोग्राफिकल फैक्टर से अगर एक बताऊँ, आप गर्मी के टाइम में
लाइक जून जुलाई की बात बता रहा हूँ। अगर आप गुजरात में या राजस्थान में ये सब रीजन में जाओगे तो गर्मी 40 डिग्री प्लस रहता है। एक दिन की बता रहा हूँ, सपोज आप 15 जून मान के चलो, ठीक है, 15 जून। तो 15 जून में ऐसा होगा ना कि ये राजस्थान में या गुजरात में गर्मी ज़बरदस्त रहता है, 40 डिग्री प्लस चला जाता है। ओके। ऑन द अदर हैंड अगर आप चले जाओ 15 जून को सेम डे आप चले जाओ लद्दाख, ओके, या फिर आप जम्मू कश्मीर, आप देखोगे टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। ओके। मतलब 20 डिग्री से भी कम रहेगा, काफ़ी कम रहेगा। तो इससे क्या होगा, वहाँ का लोगों के खान पान भी अलग है, रहने सहने का तरीका अलग है, जो कपड़ा वो पहनते हैं वो भी अलग है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है इंडिया में। वो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो गया, जो लोग अपने पूजा पाठ करते हैं वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया, जो खान पान करते हैं वो लाइफ स्टाइल वाला डाइवर्सिटी हो गया। तो इंडिया में कई प्रकार डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करते हैं, कई सारे एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी के। ओके, इंडिया में। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? नेक्स्ट मूव अहेड। एंड इनफैक्ट हमारा तो म्यूज़िक का टेस्ट भी अलग है, अब रिचेस मिक्सर एंड बहुत सारी चीज़ें डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप साउथ इंडिया में चले जाओगे तो तमिल लैंग्वेज, तमिल म्यूज़िक, ये सब ज़्यादा फैलता है, टॉलीवुड। ऑन द अदर हैंड आप चले जाओगे मुंबई या नॉर्थ इंडिया तो हम लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं म्यूज़िक। हालांकि अब तो काफ़ी मिक्सअप होता चला जा रहा है आफ्टर द कमिंग ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, अब तो फिर भी काफ़ी मिक्स हो गया। लेकिन अभी भी जाओगे तो हम लोग को तमिल लैंग्वेज नहीं समझ में आता, तो हम लोग कम सुनते हैं तमिल सॉन्ग। ऑन द अदर हैंड हम लोग को नॉर्थ इंडिया वाले म्यूज़िक ज़्यादा समझ में आता है, तो वो सुनते हैं। तो वह म्यूज़िक में डिफरेंसेस है, टेस्ट में डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें। एंड लेट्स मूव अहेड। एंड ये डिफरेंसेस नेक्स्ट फिजिकल सराउंडिंग्स एग्जैक्ट। एंड ये डिफरेंसेस आता है ना लोगों के खान पान में, कल्चर में, बिहेवियर में, वो एक उसका एक मेन जड़ पता है कहाँ होता है? उसका जोग्राफिकल फैक्टर्स लोकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बंगाल में जाओगे, वेस्ट बंगाल में, वहाँ लोग मच्छी ज़्यादा खाते हैं, मीन्स फिश। ओके, फिश ज़्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा रीजन है, कोस्टल स्टेट है, नंबर 1। दूसरा नंबर वहाँ पर मछली ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए मछली खाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप चले जाओगे नोएडा जैसे रीजन में और दिल्ली में, तो वहाँ पर फिश लोग खाते तो बट कम खाते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ, लैंड लॉक्ड है, अवर यूटी, अवर नेशनल कैपिटल। तो वहाँ पर फिश जैसे चीज़ें कम पाई जाती हैं। ओके। तो वहाँ पर नॉर्मल खाना वो ज़्यादा खाया जाता है, फिश एग्जैक्ट कम खाया जाता है। सो आप देख सकते हो कि जोग्राफिकल फैक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाओगे, अभी मैंने एग्जांपल है केरला वाला के, केरला वाला रीजन में, या फिर जितना भी अपने लिटोरल स्टेट्स हैं या फिर कोस्टल स्टेट्स हैं अपने, जो भी लाइक तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारे रीजन में सूती का कपड़ा ज़्यादा पहने जाता है। क्यों? गर्मी रहता है, नॉर्मल हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, इस सारी चीज़ों के लिए। ऑन द अदर हैंड आप लद्दाख चले जाओगे, जो कि कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख के, वहाँ पर आप चले जाओगे तो वहाँ पर लोग काफ़ी वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, काफ़ी गर्म गर्म कपड़ा पहनते हैं, सब जून के महीने में भी। क्यों? ताकि वहाँ पर गर्मी बना रहे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सर्दी का माहौल है। उसी प्रकार से उनका खाना पीना भी अलग हो जाता है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी जो है वो डिटरमाइन कर रहा है लोगों का कल्चर, लोगों का बिहेवियर, लोगों का लाइफ स्टाइल। ओके। अब यहाँ पर दो एग्जांपल दिया गया है इसमें बुक में, यू कैन सी हियर। ओके, आई होप इट्स विजिबल टू यू। लद्दाख, एक लद्दाख है, इसके पेज पलटोगे तो यहाँ पर केरला के बारे में दो केस स्टडी दिया गया। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताया गया है कि लद्दाख के रहन सहन में, खान पीन के तरीके में किस तरह डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू केरला। तो लद्दाख में अगर आप देखोगे तो लद्दाख हमारा एक, सबसे पहले तो एक कोल्ड डेजर्ट है और ट्रांस हिमालयन रीजन में आता है, काफ़ी ठंडा है। वहाँ पर नॉर्मल आप फसल नहीं उगा सकते हो, लोग वहाँ पर नॉर्मल फसल नहीं उगा सकते हैं, तो लोग वहाँ पर नॉर्मल खेती बाड़ी वो सब नहीं कर सकते हैं। ओके। एज ए रिज़ल्ट वहाँ पर लोग उतना ऑक्यूपेशन भी कुछ खास नहीं है, पॉपुलेशन भी काफ़ी स्कार्स है। पॉपुलेशन तो तब ग्रो करेगा जब लोगों के पास खान पीन के लिए दवा के रहेगा, लोगों के पास ऑक्यूपेशन रहेगा, पैसे रहेंगे, या फिर उनके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी। ऑन द अदर हैंड वहाँ उतना नहीं होता, स्पार्स रीजन है एंड वो काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड है वो, ठीक है। एंड वहाँ पर लोग काम क्या करते हैं, वहाँ पर लोग पश्मीना उल निकालते हैं, गोट होता है, गोट से पश्मीना उल निकालते हैं, उससे उसका शॉल बनाते हैं, उसको बेचते हैं मार्केट में, काफ़ी अच्छे दाम पर बिकता है। एंड लोग वहाँ पर शीप, गोट एंड काव एंड वाइल्ड याक्स ये सबको पालते हैं, उसका दूध, मीट, मिल्क ये सब खाते पीते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं, ठीक है ना। एंड
लद्दाख का लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं। आई होप यू नो डैट नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में चाइना से अटैच्ड है वो रीजन, ठीक है ना। लद्दाख का पार्ट कोल्ड डेजर्ट है। एंड यहाँ पर अभी तो कम लद्दाख में लोग आना जाना करते हैं, मतलब एक समय लद्दाख से कारवां यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक समय में वहाँ से कारवां गुजरा करता था। कारवां समझते हो? कारवां मतलब ऊँट का लंबा सा, या फिर या ऊँट का ही समझ लो आप, 4-5 ऊँट 8-10 ऊँट इस हिसाब से लोग जा रहे हैं, उसमें अपना माल लोड करके, अभी जैसे गाड़ी पे कैसे जाता है नॉर्मल रोड पर, उसी प्रकार कारवां पे पूरा लोड करके जाया जाता है। टेक्सटाइल हो गया, स्पाइसेस हो गया, मसाला हो गया, कुछ और चीज़ें लेके जाना है तो ओके। एंड लद्दाख से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपको बता दूं, लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके उसको यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। ऑन द अदर हैंड रिसेंट न्यूज़ ये है कि सोनम वांगचुक की अध्यक्षता में लद्दाख एक स्टेटहुड का दर्जा डिमांड कर रहा है, मतलब उसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, नंबर 1। दूसरा उसमें बोला जा रहा है कि उसमें शेड्यूल 6 में उसको डाल दिया जाए। ओके, शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उसको ऐड कर दिया जाए। अब शेड्यूल 6 का क्या मतलब होता है? शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है कि वो MTA में, मतलब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम जैसे उन लोगों को संरक्षण मिला हुआ है, एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी मिला हुआ है, एक्स्ट्रा अपने लाइफ स्टाइल को, अपने लोकल एरियाज को गवर्न करने का जो उनको ऑटोनॉमी मिला हुआ, उसी हिसाब से वो लोग भी चाहते हैं। ओके, तो ये हालांकि उनका 4 इम्पोर्टेंट ये है मुद्दा, उनका पॉइंट है जो वो लोग डिमांड करें। नेक्स्ट उनका मुद्दा ये है, तीसरा पॉइंट, कि वो चाह रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट सर्विस है ना, वहाँ लोकल लोगों को मिले, जो ज़मीन है वो लोकल लोगों के द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जाए। ओके, ये सारी चीज़ें। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट था जो आप दिमाग में रखोगे। शेड्यूल 6 में दर्जा मांग रहे हैं, स्टेटहुड का दर्जा मांग रहे हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वहाँ का ज़मीन है, सिविल सर्वेंट है, वह सिविल सर्विसेज है, वहाँ लोग खुद भी चाहते हैं हमें लोग गवर्न करें, ओके, सर्विस में जाना चाहते हैं। चौथा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। ओके, लद्दाख अगर जाओगे ना तो लद्दाख में बुद्धिज़्म एंड मुस्लिम फॉलो किया जाता है, इस्लाम फॉलो किया जाता है। और बुद्धिज़्म कहाँ से फैला? ऑब्वियसली इंडिया से फैला ही है। एंड इस्लाम कहाँ से फैला भैया? सेंट्रल एशिया से, इस्लाम इंडिया में इंडिया से फिर वहाँ गया था। एंड इस्लाम तो 400-500 साल पहले ही वहाँ पहुँचा। एंड लद्दाख के लद्दाख में एक ओरल सॉन्ग काफ़ी फेमस है, लोग जो गा गा के बोल बोल कर सुनाते हैं एक दूसरे को, उसका नाम है केसर सागा, KESAR, केसर SAGA सागा, मतलब केसर के बारे में, सागा सागा मतलब होता है स्टोरी, केसर सागा स्टोरी नाम से काफ़ी फेमस है वहाँ, एक दूसरे को गा कर सुनाते हैं। एंड इस्लाम एंड बुद्धिज़्म वहाँ काफ़ी फेमस है। एंड तिब्बत से जुड़ा हुआ रीजन है, ठीक है ना। एंड वुमेन वहाँ की काफ़ी शॉल बुनती हैं, पश्मीना शॉल, तो काफ़ी कीमती होता है। ये सब UPSC में पूछा जा सकता है सवाल। ओके, बी केयरफुल। नाउ लेट्स कम टू द केरला, जो कि सेकंड केस स्टडी है। मैं केरला के बारे में बात किया, केरला के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी फेमस है आज के डेट में। इंडिया का सदर्न मोस्ट रीजन में पाया जाता है, नंबर 1। वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, नंबर 2। तिरुवनंतपुरम उसका कैपिटल है। केरला का कोस्ट जो है वेस्टर्न घाट से टकरा रहा होता है। एंड लिटोरल स्टेट आप बोल सकते हो उसको। ओके, उसमें काफ़ी सारे हिल्स में, कार्डमम हिल्स एक्सेट्रा। एंड केरला फेमस है किस चीज़ के लिए? पेपर के लिए, क्लोव्स के लिए, कार्डमम्स के लिए। कार्डमम्स वहाँ पर हिल्स भी है, ठीक है ना। एंड ये सारी चीज़ें। एंड अगर आप आओ थोड़ा डिटेल में चाहोगे तो आपको पता चलेगा क्रिश्चियनिटी जो हमारा इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी फैला है वो किसके द्वारा फैला था? ये इंपॉर्टेंट, मैं 3-4 हुए नाम बताने वाला हूँ, ध्यान से सुना, UPSC में आया हुआ सवाल है, बी वेरी केयरफुल जो मैं बताने वाला हूँ। एक तो अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट थॉमस 2000 साल पहले वो पहले केरला में एंटर किए थे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाया। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट थॉमस। ओके, नंबर 1। आप बताओगे अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट थॉमस का डेथ कहाँ हुआ था? मैं हिंट दे देता हूँ, तमिलनाडु में। ओके, नंबर 1 एक जो इन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाया वो 2000 साल पहले, नंबर 1। दूसरा इब्न बतूता, ऐसा कहा जाता है कि वो भी केरला में ही आए थे पहली बार। ओके, 700 ईयर्स अगो वो आए थे इब्न बतूता। अब इनका इब्न बतूता का उन्होंने कौन सा बुक लिखा, अब वो बताओगे कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट, वास्को ड गामा हम सब जानते हैं इंडिया का खोज किया था। वैसे उन्होंने क्या ही खोज किया था, इंडिया तो पहले से मौजूद था, वो बस आए देखे उन्होंने नाम दे दिया। ओके, बट चलो ठीक है, कहने के लिए हमारे देश में पहले से और अच्छे से डिस्कवरर हैं। ओके, बट ठीक है, जो यूरोप से आए थे वास्को ड गामा, उन्होंने इंडिया का खोज कर दिया। आप मुझे बताओगे, जो वास्को ड गामा आए थे इंडिया में केरला कोस्ट पे, तो वो किस रूलर के अंतर्गत रहे थे शुरू में? ओके, किस रूलर के अंतर्गत? मैं नाम उनका एक आपको वर्ड दे देता हूँ शुरू का, जेड से उनका नाम है, जिनके रूलर के अंतर्गत वो कुछ दिन रहे थे वास्को ड गामा। एंड आप ये भी एक वन इम्पोर्टेंट अनदर क्वेश्चन, कि किस नाविक ने वास्को ड गामा को केप कोमोरिन सॉरी केप ऑफ गुड होप कहाँ, ये साउथ अफ्रीका के नीचे होके केप ऑफ गुड होप से इंडिया तक उनको पहुंचाया था वास्को ड गामा, क्योंकि एक्चुअली वास्को ड गामा जब इंडिया में आए थे तो उनको पूरा रास्ता देखा हुआ नहीं था, वो केप ऑफ गुड होप पे आके रुक गए थे। तो इंडिया को कोई सेलर था जो उनको नीचे से क्योंकि अफ्रीका नीचे है, आप वहाँ भी देख सकते हो, अफ्रीका नीचे है, इंडिया का टिप है उसके ऊपर है, तो अफ्रीका से इंडिया तक उनको कोई और लेके आया था। ठीक है, आप उनका नाम बताओगे वास्को ड गामा को। ओके, आप जैसे आप केरला में जाओगे, थोड़ा चलो बैक टू द बेसिक, बैक टू द चैप्टर, कि अगर आप पढ़ोगे केरला में, तो केरला में फिशिंग किया जाता है, एंड वहाँ पर जो फिशिंग नेट होता है उसको चीना वालो बोलते हैं, चीना वालो, चीना VAL, चीना वालो बोलते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पर जो बर्तन यूज़ किया जाता है खाना पीना बनाने के लिए, उसको चीना चट्टी बोलते हैं, चीना चट्टी। ओके, और ऐसा बोला जाता है कि जो चीना शब्द है वो चीन से ही आया है। एंड वहाँ केरला का लैंड काफ़ी फर्टाइल है, लाइक राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड ये कॉफ़ी एक्सेट्रा, एंड स्पाइसेस, वो तो काफ़ी पहले से ही फेमस है, बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आप देख सकते हो कि दोनों में ज्योग्राफी में कितना अंतर है, एक जगह लद्दाख है, दूसरी जगह केरला है, जबकि दोनों इंडिया का ही पार्ट है। ओके, दोनों का ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, क्लाइमेट है, ज्योग्राफी, एंड इंडिया वेदर में काफ़ी चेंजेस होता है। ठीक है, काफ़ी हद तक क्लाइमेट में भी। नाउ लेट्स कम बैक टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप ये पेज नंबर देख सकते हो 11, एंड टॉपिक इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। ओके, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पता है इस टर्म को कॉइन किसने किया था? इस टर्म को कॉइन किया था जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपने बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने बताया था, विविधता में एकता, विविधता में एकता इसका मतलब होता है। ओके, इंडिया में डाइवर्सिटी है, ज़बरदस्त डाइवर्सिटी, अभी बता चुका मैं। अब यूनिटी भी है। पहले यूनिटी का एग्जांपल बताऊँ? चाय। ओके, चाय इंडिया में ऑल ओवर इंडिया पिया जाता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसी कारण जो हमारे MBA चाय वाला, आई होप यू रिमेंबर, वो बंदा फेमस हो गया, काफ़ी अभी अर्निंग में कर रहा बंदा, मोर विशेष टू हिम, क्योंकि चाय एक कलेक्टिव विजडम को जोड़ता है। आई होप यू गेट इट। ठीक है ना, लोगों का स्पिरिट जुड़ा हुआ। और अदर अगर मैं इसको डांडी मार्च से जोड़ूँ, तो गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना? क्योंकि वो जानते हैं थे कि इंडिया में कोई चीज़ अगर यूनिटी ला सकता है, वो तो सॉल्ट ला सकता है, नमक। ओके, क्योंकि यूनिटी को शो करता है, इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को चुना था, सिम्बॉलिक यूनिटी के रूप में वो दिखा रहा था। ओके, ये स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो मैंने बताया। ठीक है, एंड ये यूनिटी काम करता है। हालांकि हम लोग में काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन काफ़ी यूनिटी भी है। लाइक कि हम लोग सब एक ही स्टेट को फॉलो करते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, सिटीजनशिप हमारा सिंगल है, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं इंडिया के, वो एक ही रहे हैं इस हिसाब से। एंड चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, आज में जो हम रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हम लोग एक ही डेट को मनाते हैं, हम सब मिलकर। ये नहीं कि हम नॉर्थ इंडिया का अलग डेट है, साउथ इंडिया का अलग डेट, ऐसा कुछ नहीं, एक ही डेट को मनाते हैं। ठीक है, एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर एक सॉन्ग के बारे में बताया गया है जिसको लिखा था RN टैगोर ने। ओके, जलियांवाला बाग मसाकर के बाद, जलियांवाला बाग मसाकर, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब मैं इसको आगे पढ़ाऊँगा तो मैं बता दूँगा। नेक्स्ट, सिम्बल्स एंड सॉन्ग्स इमर्ज हुए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जन गण मन, आवर नेशनल एंथम, वो हमारा एक यूनिटी का काम करता है।
जो कि लोगों को एक कलेक्टिव सॉन्ग के अंदर बांधने का काम करता है। ओके, कलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव विस्डम इंश्योर करने का काम करता है जन गण मन। तो एक इंडिया को एक हम लोग में डाइवर्सिटी है, यूनिटी का भी बहुत सारा फैक्टर। यूनिटी का क्या फैक्टर है, जैसे कि हमारा सिंगल सिटीजनशिप है, हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, हम लोग का एक ही नेशनल एंथम है, जैसे कि हम लोग एक ही हम लोग को जो इंडिपेंडेंस हो गया या फिर रिपब्लिक डे मनाना हो गया, हम लोग का एक ही डेट में मनाते हैं। ऑब्वियसली वी आर ऑल वन। There are differences in terms of geography and in terms of culture, in terms of living style. But on the other hand, we are all one by the conscience, by the feeling of nationalism, by the feeling of brotherhood. ओके, इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाऊँ तो मैं बताऊँ, इंडिया प्रियम्बल, जो इंडिया का प्रियम्बल है वो इंश्योर करने का काम करता है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये क्लास 6 का ही बुक है। ओके, एंड नेक्स्ट मूव टू डाइवर्सिटी का। इनफैक्ट हम लोग का जो नेशनल फ्लैग है वो भी एक ही है, ट्री कलर। चाहे नॉर्थ साउथ कहीं भी जाओ एक ही झंडा हम लोग फहराते हैं, ठीक है ना। एंड मैंने बता ही दिया कि इंडिया का जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का टर्म, इसको आर एन टैगोर ने, सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने इसको कॉइन किया था। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा जन गण मन है वो आर एन टैगोर ने इसको कॉइन किया था, मतलब इसको लिखा था। एंड ये हमारा नेशनल एंथम का काम करता है ऑल ओवर इंडिया के लिए। सो ये हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी चैप्टर रहा, काफ़ी सिंपल एंड ईजी है। एंड ये मतलब क्लास 6 है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा हूँ। आप ऐसे समझ लो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, लोगों को जो बांधने का काम करता है। हालांकि हमारे अंदर डाइवर्सिटी भी है, फिर भी काफ़ी यूनिटी भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी चैप्टर 1। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।